जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1 जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में जो है वर्णन किया गया है भाग 1 में, और जिसमें जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक सम्मिलित है। उसका जो है ब्रीफली रूप से हम लोगों ने जो है वह पढ़ा है इससे पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में जो है हम लोग भाग 2 को कवर करेंगे। और भाग 2 में जो है मित्रों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद शामिल है। और इसमें जो विषय है भाग 2 में, यह जो विषय है यह सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता है। यानी कि नागरिकता विषय जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद कवर होते हैं। तो चलिए जो है बिना समय गवाए इस भाग को हम लोग कवर करते हैं। इसमें जानते हैं कि नागरिकता जो है हम लोग कैसे अर्जन कर सकते हैं, कैसे त्याग कर सकते हैं, और क्या है नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम में कब कब संशोधन किए गए हैं। तो इन सारी बातों को जो है हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम लोग भाग 2 की चर्चा करने जा रहे हैं। और भाग 2 में जो है नागरिकता शामिल है, और नागरिकता में जो अनुच्छेद शामिल है वो 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद है वो सिटीजनशिप से संबंधित है, यानी कि नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो राज्य को नहीं है, वो केंद्र सरकार को है, यानी कि संसद को जो है नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति है। और बात की जाए तो सबसे पहले जो है संसद ने सबसे पहले जो है नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में लाया। तो सबसे पहला जो है नागरिकता एक्ट 1955 में आया। और फिर जो है उसमें समय के अनुसार जो है इसमें 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में जो है इसका फिर संशोधन भी समय के अनुसार जो है किया गया है। और उसके बाद बात करें जो हमारे देश में जो है मित्रों सिंगल नागरिकता का जो है सिंगल नागरिकता सिस्टम जो है मौजूद है। और जबकि अमेरिका में बात करें तो वहाँ जो है डबल नागरिकता सिस्टम है, राज्य की नागरिकता अलग होती है और संघ देश की नागरिकता अलग होती है। जबकि भारत में बात करें तो सिंगल नागरिकता है, यानी कि एकल नागरिकता की व्यवस्था है। जो ऐसा व्यवस्था जो है ब्रिटेन में ही है, और ये ब्रिटेन से ही एडॉप्ट किया गया है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो कहीं जो है विधिक व्यक्ति शब्द की अगर बात हो रही है तो विधिक व्यक्ति में जो है मित्रों कंपनी और निगम शामिल होते हैं। इसमें जो है नागरिक शामिल नहीं होते हैं। तो विधिक व्यक्ति की बात की जाए तो इसमें जो है कंपनी शामिल होते हैं, और जबकि नागरिक शामिल नहीं होते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपनी और नागरिक यानी कि विधिक व्यक्ति को मूल अधिकार नहीं दिए जाते, जबकि नागरिक को जो है मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये अति विधिक व्यक्ति में जो है मित्रों कंपनी और निगम शामिल है। उसके बाद नागरिकता अधिनियम जो है, नागरिकता अधिनियम की बात की जाए, नागरिकता अधिनियम अगर 1955 की बात की जाए तो 1955 में जो है नागरिकता अर्जन करने के, यानी कि नागरिकता अगर हमें भारत की लेनी हो तो इसके लिए जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 3 से लेकर 7 तक, यानी सेक्शन 3 से 7 तक टोटल जो है 5 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता को अर्जित किया जा सकता है। 5 तरीके से जो हम लोग भारत की नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं। एक तो जन्म से अर्जित किया जा सकता है, यानी कि जन्म से भारतीय हो तो वो उसको भारत का नागरिक है। उसके बाद वंश से भारत का नागरिक हो सकता है। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक हो सकता है। उसके बाद देशीयकरण मतलब कि दीर्घावधि, यानी कि आधिकारिक रूप से जो समय सीमा निश्चित की गई है उस समय सीमा तक जो है वह भारत में अगर रहता है तो उससे जो है फिर नागरिकता का अर्जन कर सकता है। और फिर बात करें तो नागरिकता के अर्जन के लिए कोई अगर भारत सरकार जो है किसी भूभाग को जो है अपने देश में सम्मिलित करती है तो उस स्थिति में भी जो है नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि जन्म के अनुसार, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर, और उसके बाद देशीयकरण के आधार पर, और उसके बाद भूभाग का जो है भारत देश में सम्मिलित होने के आधार पर, इस 5 आधार पर जो है नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। तो ये जो है 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें तो समाप्ति, यदि नागरिकता की समाप्ति की बात करें तो
नागरिकता अधिनियम 1955 की जो है धारा 8, 9 और 10 यानी कि 3 से 7 तक जो है, धारा 3 से 7 तक जो वर्णन है वो अर्जन के तरीके के बारे में बताया गया है। जबकि समाप्ति की बात की जाए तो समाप्ति के तरीके जो है 8, 9, 10 यानी कि धारा 8, 9, 10 में बताया गया है, धारा 8, 9, 10 में बताया गया है। तो इसमें 3 तरीके से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। एक तो परित्याग द्वारा, यानी कि मैंने नागरिकता का परित्याग कोई करना चाहे तो नागरिकता के परित्याग द्वारा जो है अपना नागरिकता की समाप्ति कर सकता है। उसके बाद जो है उसके बाद नागरिकता के परित्याग द्वारा जो है अपने नागरिकता का परित्याग कर देगा तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसके बाद किसी अन्य देश का जो है नागरिकता स्वीकार कर लेगा तो इस स्थिति में भी जो है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है भारत सरकार अगर नागरिकता से उसको वंचित कर देती है किसी विशेष अपराध या अन्य संबंध में, तो अब भी जो है उसकी नागरिकता जा सकती है। तो 3 तरीके से जो है किसी भारतीय व्यक्ति या अन्य जो नागरिकता ले लिया है उनका नागरिकता जा सकता है। तो 3 तरीके हैं ये, परित्याग द्वारा, और अन्य देश में अगर ये अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर रहा है या भारत सरकार इसे वंचित कर दे रहे थे। ये जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की धारा जो है 8, 9, 10 में इसका जो है वर्णन किया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना। उसके बाद कानूनी आधार पर व्यक्तियों को जो है नागरिक, अन्य देशीय व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी में जो है कानूनी, अगर की पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो इस आधार पर जो हम बात करें तो कानूनी आधार पर व्यक्ति को जो है 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है नागरिक जो कि देश का होगा, अन्य देशीय जो कि अन्य देश का होगा, और दूसरा एक राज्य विहीन हो सकता है, और तीसरा जो है चौथा जो है शरणार्थी। तो कानूनी आधार पर जो हम व्यक्तियों को इस 4 कैटेगरी में जो है बांट सकते हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत आए थे, और उसी 9 जनवरी 1915 को आने के कारण जो है उस दिन जो है भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के कारण जो है लौटने के दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है, और इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो सिफारिश की थी वो एम.एल. सिंघवी ने की थी, और एम.एल. सिंघवी के सिफारिश के उपरांत ही जो है यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू हुआ। उसके बाद बात करें तो भारत में जो है नागरिकों को जो ऐसे अनुच्छेद जो केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, तो उस अनुच्छेद की बात करें तो 15, 16, 19, 29, 30 ये जो 5 अनुच्छेद है, ये 5 अनुच्छेद जो है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिक को प्राप्त है। उसके बाद इंडियन प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। वो कौन से अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद जो है 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये इतने अनुच्छेद जो है ये जो है भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये जो है अनुच्छेद भारतीय और भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये जो है आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात की जाए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, इस दोनों में जो है अगर हमें मतदान करना हो या लोकसभा राज्यसभा के सदस्य चुने जाना हो, यानी कि सांसद अगर चुने जाने हो या सदस्य बनना हो, तो अगर उसका निर्वाचन करना हो, तो इस सब के अधिकार जो है केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त है, यानी केवल इंडियन को ही प्राप्त है। लोकसभा राज्यसभा में मतदान, सदस्य और निर्वाचन का अधिकार सिर्फ भारतीय को ही प्राप्त है। उसके बाद बात करें तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद गवर्नर यानी कि राज्यपाल, उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब जो है ये केवल भारतीय ही बन सकते हैं, यानी कि इन पदों पर सिर्फ भारतीय ही जा सकते हैं। कौन से पद है सिर्फ फिर से ध्यान कर लें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर यानी राज्यपाल, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद ये सब जो है केवल भारतीय नागरिक ही बन सकते हैं। ठीक है मित्रों।
उसके बाद बात करें तो संविधान के जो भाग 2 है और इसमें जो नागरिकता का वर्णन है, इस भाग 2 में जो नागरिकता का वर्णन है उसमें जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की बात कही गई है। तो देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में जो है क्या प्रावधान है। तो मित्रों बात करें अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद 5 में जो है इस बात का जो है वर्णन किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर जो है जो लोग भारत में निवास कर रहे थे तो उसके द्वारा जो है नागरिकता, यानी कि संविधान होने पर जो भारत में निवास कर रहे थे तो उसके द्वारा जो है नागरिकता की बात जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 में कही गई है। उसके बाद आर्टिकल 6 की बात की जाए तो आर्टिकल 6 में जो है जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेशन करके भारत आ गए, यानी कि जिसका प्रव्रजन जो है, माइग्रेशन जो है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए तो उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में जो है बात की गई है। ये बात की गई है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 में बात की जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 7 में कहा गया है कि जो लोग इंडिया से माइग्रेशन करके पाकिस्तान चले गए, यानी कि जो लोग इंडिया से प्रव्रजन करके पाकिस्तान चले गए तो उन लोगों के जो है नागरिकता कैसे प्राप्त होगा, इसका जो है वर्णन जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 7 में किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 8 में जो है भारतीय मूल के हैं वो लोग, यानी कि कहीं ना कहीं उसका वंशज जो है भारत में रहा है और वो जो है बाहर रहते हैं, तो इसके बारे में जो है प्रोविज़न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में किया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करें अनुच्छेद 9 की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में जो बात करें तो अनुच्छेद 9 में जो है किसी अन्य देश की जो है नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर जो है भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जन करते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 10 में बात की जाए तो अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान जो होगा उसके अलावा जो है किसी अन्य रीति से या विधि से जो है नहीं छीना जा सकता। किसी भी जो है नागरिकता से किसी भी जो है नागरिक की नागरिकता जो है संसदीय विधान के अलावा अन्य किसी विधि से नहीं छीना जा सकता। ये बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में कहा गया। उसके बाद अनुच्छेद 11, ये अंतिम अनुच्छेद है नागरिकता की, और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद को जो है नागरिकता का, यानी कि संसद नागरिक से संबंधित विधान बनाने की शक्ति जो है किसको होगी, संसद को होगी। और इसकी प्रयोजन हेतु जो है संसद ने जो है नागरिकता अधिनियम 1955 जो है पारित किया है। तो जिसके प्रावधान हम लोगों ने देखा भी कि उसमें कैसे प्रावधान किए अर्जन करने के और समाप्ति के तरीके दिए गए हैं। चलिए, एरी में जो है हमारे संविधान ने जो है नागरिक को बांटा है, जिसमें OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, PIO यानी कि पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन और यानी कि भारतीय मूल के लोग, और उसके बाद बात करें तो अनिवासी भारतीय यानी कि नॉन रजिस्ट्रेंशियल ऑफ इंडिया यानी कि अनिवासी भारतीय। तो ये 3 प्रकार के जो है इसमें नागरिक शामिल है। तो जानते हैं कि OCI क्या होता है, PIO क्या होता है और NRI क्या होता है। तो OCI की बात करें तो OCI में जो है मित्रों, ये ऐसे विदेशी नागरिक होते हैं जो इनका जो है साधारणतः जो है निवास होता है वो विदेश में ही होता है, और इन्हें जीवन पर्यंत जो है वीज़ा की सुविधा जो है इन लोगों को उपलब्ध है, यानी कि लाइफ टाइम वीज़ा जो है उपलब्ध है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इन्हें एक यात्रा की अवधि चाहे जितनी लंबी हो, उन्हें जो है रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता जो है, यानी कितनों दिन के लिए भारत में आएगा लेकिन इसको जो है रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी बात जो है ध्यान रखना। उसके बाद भारतीय नागरिकता के लिए जो है 5 वर्ष पूर्व पंजीकरण कराया हो तथा कम से कम 1 साल से भारत में रह रहा हो, यानी कि 5 वर्ष पहले नागरिकता के लिए क्या कहते हैं अप्लाई किया हो, और उसके बाद जो है 1 साल के लिए भारत में कम से कम 1 वर्ष के लिए भारत में रहा हो। ये जो है OCI की यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में ये बात है कि, और इन्हें जो है NRI कोटा में जो है नॉन रजिस्ट्रेंशियल इंडियन कोटा में जो इन्हें शिक्षा का अधिकार भी है। तो NRI कोटा में जो है इनको शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, और भारतीय मुद्रा में जो है इनका सेविंग अकाउंट भी खोला जा सकता है, यानी कि भारतीय मुद्रा में भारतीय बैंकों में इनका बैंक अकाउंट भी खोला जा सकता है। उसके बाद 9 जनवरी 2015 की अधिसूचना के द्वारा जो है PIO तथा OCI कार्डधारकों की भिन्नता समाप्त कर दी गई है। कब? 9 जनवरी 2015 को जो है एक अधिसूचना द्वारा जो है इसको PIO और OCI के अंतर को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है PI जो है
PIO ये वाली जारी नहीं होगी। अब जो है सभी PI कार्ड को जो है OCI का दर्जा प्राप्त होगा। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। अगले कार्ड की बात करें तो अगला जो है ये पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति की बात करें, पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये जो है ये भारत के नागरिक नहीं होते। सॉरी, भारतीय मूल के व्यक्ति, हाँ, ये भारत के नागरिक नहीं होते, यानी कि भारत के इसके वंशज, यानी कि ये वे व्यक्ति हैं जो स्वयं या जिनके पूर्वज जो है भारत के नागरिक हैं। ये अभी नहीं है भारत के नागरिक, लेकिन इसके पूर्वज या स्वयं भारत के नागरिक रहे हैं, किंतु वर्तमान में किसी जो है अन्य देश के नागरिक है, वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक है। उसके बाद बात करें तो इन्हें जो है 15 वर्षों तक जो है 15 साल तक जो है भारत में अगर ये रहेंगे तो इनको जो है वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। 15 साल तक जो है इसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और एक यात्रा के दौरान जो है 180 दिनों तक विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास जो है पंजीकरण से कराने से छूट है। यानी यदि वो एक बार भारत की यात्रा करते हैं तो 180 दिनों तक जो है ये फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जो है इनको जाने की ज़रूरत नहीं है। कब तक? 180 दिनों तक। तो 180 दिनों की इनको छूट है, तो ये ध्यान रखना है। भारत में कम से कम जो है ये 7 वर्ष तक जो है निवास के आधार पर जो है भारतीय नागरिकता का जो है आवेदन PIO वाला कर सकता है। तो 7 वर्ष के निवास के आधार पर जो भारतीय नागरिकता का आवेदन भी कर सकता है। उसके बाद इन्हें मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, और इन्हें भी जो है NRI कोटा में शिक्षा का अधिकार है, तथा भारतीय मुद्रा में जो है भारतीय बैंक में इसको खाता खोलने का भी अधिकार है। तो ये सब बात ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें लास्ट NRI, यानी कि अनिवासी भारतीय, नहीं, नॉन रेजिस्टेंशियल इंडियन। तो अनिवासी ये भारतीय जो है ये भारत के ही नागरिक होते हैं। अनिवासी भारतीय कहाँ के नागरिक? तो भारत के नागरिक, और भारतीय पासपोर्ट ही ये जो है धारण करते हैं। तो इसके पास जो पासपोर्ट होता है ये भारतीय पासपोर्ट ही होता है। और उसके बाद बात की जाए तो ये जो है नौकरी या व्यवसाय के लिए जो है भारत से बाहर जाते हैं, और इन्हें नागरिकों को प्राप्त लगभग सभी सुविधाएं जो है इनको, नागरिक को जितनी सुविधाएं मिलती है ये सभी सुविधाएं भी जो है इनको मिलती है। उसके बाद ये कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो यहाँ के नागरिक कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो यहाँ के नागरिक कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो जो यहाँ इसके बाद इन्हें मताधिकार का पूर्ण अधिकार होता है, यानी कि ये मत भी दे सकते हैं। उसके बाद NRI कोटे से इसको जो है शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है, और ये भारतीय बैंक मुद्रा में जो है बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो मित्रों ये जो है कुछ जो है OCI, NRI और PIO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस थे, तो जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। और इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता की चर्चा की है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के प्रोविज़न दिए गए हैं नागरिकता के लिए। तो इसको जो है हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। और अगले वीडियो में जो है मित्रों भाग 3 की बात करेंगे, और भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है, और भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है, जिसमें जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक के अनुच्छेद शामिल है। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग भाग 3 को कवर करेंगे। और बात करें थोड़ा सा मूल अधिकार पर डिस्कस कर लिया जाए, तो मूल अधिकार पर जो है इसको सबसे पहले इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। उसके बाद सबसे पहले बात की जाए मूल अधिकार जो है कहाँ से शुरू हुआ, तो 1215 में जो है किंग जॉन द्वारा जो है इसको जो है सबसे पहले घोषित किया गया था। किंग जॉन द्वारा जो है सामंत जितने थे उनके दबाव में जो है यह अधिकारों का घोषणा पत्र जो है यह जारी किया गया था। और यह जो है नागरिकों के अधिकारों से संबंधित जो है यह पहला लिखित पत्र जो था यह कब जारी किया गया था? 1215 ईस्वी में। तो वो जो शासक थे इनका नाम था किंग जॉन द्वारा जो है यह लिखित पत्र जारी किया गया था। और सबसे पहले जो 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत सबसे पहले 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान में जो है इसको स्थान दिया, यानी कि अधिकारों को जो है नागरिक अधिकारों को जो है स्थान दिया। किसने? फ्रांस ने सबसे पहले 1789 में। उसके बाद बात की जाए तो 1931 में जो है कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है इसमें अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस ने जो है एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप किसने बनाया था? प्रारूप बनाया था उसका जवाहरलाल नेहरू ने। तो जिसका प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने जो है मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 को भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कहा है। तो भाग 3 को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जो है BR अम्बेडकर ने कहा है। तो ये जो है मूल अधिकार से संबंधित कुछ इसके हिस्ट्री थे अपने देश में भी
और जहाँ इंग्लैंड से ये शुरू हुआ वहाँ से भी। तो किंग जॉन से शुरू होकर जो है अब यहाँ तक जो है भारतीय संविधान में जो है अब मूल अधिकार सम्मिलित है। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग मूल अधिकार को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।